हाय एवरीवन। चलिए एक बार हम लोग ऑडिटिंग एंड एथिक्स का जो इंस्टीट्यूट ने आरटीपी इशू किया है मई 2025 का उसको गो थ्रू करते हैं। एंड प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि जो हमारा एक थॉट प्रोसेस है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आया तो मेरा किस वर्ड पे ध्यान जाना चाहिए, या स्पेसिफिकली एमसीक्यू करते वक्त पर मुझे कहाँ पे ज्यादा फोकस करना है, क्यों कोई पर्टिकुलर ऑप्शन ठीक है या क्यों कोई पर्टिकुलर ऑप्शन करेक्ट नहीं लग रहा है, इस बात पे ज्यादा फोकस करके चलना। बिकॉज इवन यू पीपल नो कि ये लोग आपसे नए तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, पर हाँ सारे कॉन्सेप्ट्स वही हैं जो आप लोग बुक के अंदर जो स्टडी मटेरियल के सिलेबस से कवर हो रहे हैं। ठीक है, सो प्लीज ध्यान लगा करके एक बार क्वेश्चंस को इसके स्टडी करते हैं। ठीक है, साथ साथ में जहां आपको लगे कि आपको इस चीज को और ज्यादा रीड करने की जरूरत है, वैसे तो मैं थोड़ा स्लो ही करा रही हूँ, आराम से पढ़ा रही हूँ, बट स्टिल आप वहां पर स्क्रीन को रोक करके भी अपने आप से एक बार फिर से चीजों को रीड कर सकते हैं। देखो मैंने कहा जब इन्होंने एक में पार्ट 1 में एमसीक्यू दिया केस सिनेरियो बेस्ड, इसने कहा आदित्य एंड कंपनी एलएलपी आर द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ बेनुका Furniture Limited, a company engaged in the manufacture of wide range of office furniture that suits various workspaces ranging from home offices to corporate environments। ठीक है, मतलब एक फर्नीचर बनाने वाली कंपनी है, उस फर्नीचर बनाने वाली कंपनी के आप ऑडिटर हैं, आप है आदित्य एंड कंपनी। ठीक है, डन। द ऑडिट टीम इज हेडेड बाय सीए आदित्य, यानी इनके जो ऑडिट टीम के हेड है दैट मीन्स द एंगेजमेंट पार्टनर, वो कौन है, वो सीए आदित्य हैं। एंड इनको असिस्ट कर रहे हैं 2 आर्टिकल असिस्टेंट्स नेम्ड रोहित एंड मुदित। सो 2 आर्टिकल असिस्टेंट्स हैं, तो उसी के ऊपर ये कुछ केस स्टडी बनाएंगे। ओके, बिफोर स्टार्टिंग द ऑडिट वर्क ऑफ द कंपनी सीए आदित्य ब्रीफ्ड द एंगेजमेंट टीम अबाउट द क्लाइंट्स बिजनेस। क्लाइंट बिजनेस कैसे करता है, वेरियस ऑडिट प्रोसीजर्स, आपको क्या क्या प्रोसीजर्स करने हैं टीम को कैन परफॉर्म, एंड द स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग दैट द टीम नीड्स टू बी कंप्लाइड विद व्हाइल कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ दिस कंपनी। ठीक है, मतलब आदित्य एंगेजमेंट टीम मैनेजर है, वो अपनी टीम को बुला करके और ये सारी चीजों को बता रहे हैं। बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल ठीक चीज है अभी तक। अब कहता है while such discussions were going on, मुदित showed no inclination towards understanding the business। मतलब मुदित ने किसी प्रकार का कोई इंक्लिनेशन नहीं दिखाया, कोई इच्छा नहीं दिखाई किस चीज के लिए, कि वो बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करता एंड बिजनेस एनवायरमेंट ऑफ द कंपनी। अगर हम सोचें तो थोड़ा थोड़ा ऐसे 315 है ना कि आपको बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग, इन सब चीज़ों के बारे में अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी पड़ती है। इवन प्लानिंग के वक्त भी आपको कंपनी के बिजनेस को समझना होता है, उनके बिजनेस एनवायरनमेंट को, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट एंड रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल्स, ताकि आप रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स जो आप बेसिकली कर रहे होते हो, मतलब आप रिस्क को आइडेंटिफाई एंड असेस कर रहे होते हो। तो शायद ये लग रहा है कि मुदित ने कहा कि नहीं, मेरे को कोई बिजनेस अंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा गड़बड़ लग रहा है ना, कि उसको शायद ऑडिटिंग बहुत अच्छे से नहीं पता है अभी। ओके, ही वाज ऑफ द व्यू दैट एज द मेंबर ऑफ द ऑडिट टीम ही नीड्स टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द ऑडिट प्रोसीजर्स। कहता है मेरे को प्रोसीजर्स के बारे में जानकारी होने की जरूरत है, एंड नॉट अबाउट द क्लाइंट्स बिजनेस। चलो यहीं तक एक बार हल्की सी बात सोचो, ये तो समझ में आ गया कि मुदित की अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं है, बिकॉज अगर आपको ऑडिट अच्छे से करना है, यू नीड टू हैव अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एंटिटी एंड इट्स बिजनेस, है ना। चलो एनवायरमेंट की भी नॉलेज होनी चाहिए। नाउ द अदर आर्टिकल, सो रोहित वाज आस्क्ड बाय सीए आदित्य टू वेरीफाई द ट्रेड रिसीवेबल। ओके, सो ट्रेड रिसीवेबल को मैंने येलो कलर से लिख दिया, बिकॉज ट्रेड रिसीवेबल जो वो कह रहे हैं 20 करोड़ के हैं, वेरी गुड अमाउंट, एंड लोन्स एंड एडवांसेस गिवन बाय द कंपनी जो 20 लाख रुपए के हैं। ठीक है, तो ट्रेड रिसीवेबल बहुत हाई अमाउंट है, 20 करोड़ का, लोन्स एंड एडवांसेस जो कंपनी ने दिया वो भी 20 लाख के। ठीक है, तो ये रोहित है, रोहित इज द अदर पर्सन। Now Rohit asked the concerned official of the company to provide him with the aging of trade receivable। Aging का मतलब कौन सा trade receivable कितना पुराना है, जैसे हम aging schedule की बात करते हैं जो disclosures में भी आता है financial statements में। Okay, now Rohit decided to send confirmation request to debtors having balance as on the balance sheet date exceeding ₹5 lakh। अच्छा, बैलेंस कंफर्मेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन मंगाए होंगे SC 505 के अंदर जिस तरह से मंगाते हैं। ओके, ही फर्दर डिसाइडेड टू रिक्वेस्ट द थर्ड पार्टी इन द रिक्वेस्ट लेटर टू रिप्लाई पॉजिटिवली whether the balance in their books tallies with the balance mentioned in the request letter।
देखो वैसे तो इन्होंने ना सीधा बोल दिया, ये वर्ड पॉजिटिव जो इन्होंने लगा ही दिया है कि भाई आप हमको जवाब दीजिए कि जो हमने लेटर में लिखा है उससे आप इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हैं। तो ऐसे 505 में दो तरह की कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट होती है। वन इज पॉजिटिव, जिसमें आप हर हालत में जवाब मांगते हैं, वेदर और नॉट द सामने वाला पार्टी एग्रीज विद व्हाट यू हैव रिटन इन द लेटर। और एक होता है नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट, जिसमें जवाब आप तभी मांगते हैं जब सामने वाली पार्टी डिसएग्री कर रही होती है। तो यहाँ पे तो रिप्लाई पॉजिटिवली है, तो ये तो उसने पॉजिटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट जैसी बनाई है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। ऑल्सो व्हाइल वेरीफाइंग द बैलेंस ऑफ, अब ये जो मैं बोल रही हूँ, अच्छा सुनो, जैसे मैंने कहा उसने ये मंगाया, ये जो मैं बोल रही हूँ आपको वहां बोलना नहीं है ऑब्वियसली, एग्जाम में आपके माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए, है ना, आपके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए सिलेबस खत्म करने के बाद अच्छी तरह से ना। अब कहता है कि जब वो वेरीफाई कर रहा था लोन्स एंड एडवांसेस को, तो रोहित ने सेलेक्ट किया सैंपल फॉर चेकिंग विदाउट फॉलोइंग एनी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। सैम्पलिंग 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 ऐसे 530 चैप्टर नंबर 5, ओके। तो उसने कोई स्ट्रक्चर्ड अप्रोच नहीं अपनाई, दो ही मेड श्योर टू अवॉइड एनी कॉन्शियस बायसनेस और प्रिडिक्टेबिलिटी। मतलब वो बायस नहीं है, वो ये नहीं कह रहे कि मैं वही वाला सैंपल लूंगा जिसके अंदर अमाउंट जो है वो 10 लाख से ऊपर होगा या कुछ इस तरह का, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है। तो इसका मतलब जितने भी आइटम्स हैं सबके सैंपल में आने का चांस तो होगा, तो कोई स्ट्रक्चर्ड अप्रोच नहीं है। अब मेरे पास में सैंपलिंग की जो टेक्निक्स होती हैं, जो सैंपलिंग के मेथड्स होते हैं, ऐसे 530 ने मुझे 5 बताए हैं। ये मुझे किसकी जैसी डेफिनेशन जैसा लगा, हैप्पैज़र्ड सैंपलिंग जैसा लगा। कोई स्ट्रक्चर नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं मतलब इंटरवल जैसा नहीं है, ये नहीं कि एवरी 10th आइटम उठा रहा है, एवरी 20th आइटम पिक कर रहा है वो, कोई उसके अंदर कोई एज सच ये नहीं रख रहा है कि एक गैपिंग रख रहा है, कोई फ्रीक्वेंसी टेबल्स बना रहा है, ऐसा कुछ नहीं कर रहा है वो, है ना। और ऐसे कर रहा है, ही मेड श्योर दैट ऑल द इंडिविजुअल बैलेंसेस कॉन्स्टिट्यूटिंग द टोटल ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस गिवन बाय द कंपनी हैड अ चांस ऑफ सिलेक्शन। तो ठीक है, सारे के सारे आइटम्स के पास चांस ऑफ सिलेक्शन है, बस वो कोई स्ट्रक्चर नहीं रख रहा है। तो ये हैप्पैज़र्ड सैंपलिंग जैसा हो गया, विदाउट फॉलोइंग स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। While checking the balance of fixed assets, जब वो fixed assets को चेक करे तो मुदित asked the concerned employee of the company to provide him with various documents. आप मुझे documents provide कीजिए, okay, related to all the fixed assets appearing as on balance sheet date. ठीक है भाई, assets के बारे में उन्होंने क्या मांगे, documents मांगे, कागज मांगे। कहता है he asked for the title deeds. Now what is title deed? जैसे अगर मान लो बिल्डिंग है तो बिल्डिंग की रजिस्ट्री डीड हो गई, है ना, बिल्डिंग की रजिस्ट्री के कागजात हो गए। आगे कहता है विद रिस्पेक्ट टू द बिल्डिंग ओन्ड बाय द कंपनी, ओके, टाइटल डीड। टाइटल डीड से पता चलता है हाँ ये बिल्डिंग इसी कंपनी के नाम में है या नहीं है ना। चलो आगे चलते हैं, पता नहीं क्या एमसीक्यू पूछेगा। एंड द परचेज बिल फॉर असेट्स परचेज बाय द कंपनी, कि भैया बिल भी दिखा दीजिए आप हमें कि जो आपने असेट्स खरीदी हैं, सी फॉर एग्जांपल आपने कोई मान लीजिए कोई आपने कंप्यूटर ही खरीदा है तो वो आपके नाम में है या नहीं है। While asking for such documents from the client company, Mudit was of the view that as a member of the audit team, he can force the employee. आप फोर्स कर सकते हो, सारे चैप्टर्स को मिला दिया इन्होंने, तो आप फोर्स तो नहीं कर सकते हैं, आप तो उनसे चीजें मांग सकते हो, बट यू कैन नॉट फोर्स, है ना। चलो, टू प्रोवाइड हिम विद द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, ये ना मुद्दित की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी गड़बड़ लग रही है अभी तो यहाँ इस वाले पॉइंट में। चलो, फर्दर विद रिस्पेक्ट टू इन्वेंट्री ऑफ द कंपनी, मुद्दित परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर्स टू वेरीफाई दैट एनी इन्वेंट्री बैलेंस एज एट द ईयर एंड 31 मार्च को जो इन्वेंट्री का बैलेंस है डज नॉट इंक्लूड एनी एलिमेंट ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। मतलब नेक्स्ट ईयर का कोई आइटम इधर में तो नहीं लिख दिया उन लोगों ने, और वो गलती से इन्वेंट्री में तो नहीं ना रिकॉर्ड हो गया है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है बैलेंस शीट डेट के आगे की चीज इधर तो नहीं आ गई है। चलो, ये इन्वेंट्री के बारे में। ठीक है, अब मैंने मेरे माइंड में मोटा मोटा एक इमेज बना लिया, क्योंकि मैंने बोला भी है साथ साथ कि क्या कैसे चीजें हुई। चलो, वेदर द व्यू ऑफ मुदित रिगार्डिंग ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्लाइंट बिजनेस इज करेक्ट। क्लाइंट बिजनेस के बारे में उसने क्या कहा था भाई, तो क्लाइंट बिजनेस के बारे में वो बोल रहा था मुदित ये वाला पॉइंट कि मेरे को कोई भी क्लाइंट बिजनेस के बारे में अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करने की जरूरत नहीं है। तो ये तो करेक्ट नहीं है उसकी अंडरस्टैंडिंग, ये तो पक्की बात है, बट क्यों नहीं है ये देखते हैं। पॉइंट्स, द व्यू ऑफ मुदित इज करेक्ट। एक तो देखो, सबसे पहले एलिमिनेशन लगा दो, है ना, करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, तो दो ऑप्शन में तो दिया इट इज करेक्ट। तो ये जो
दो ऑप्शंस जैसे पार्शियली करेक्ट, चलो पढ़ते हैं। तो व्यू ऑफ मुदित इज करेक्ट बिकॉज एज अ मेंबर ऑफ ऑडिट टीम उसको अंडरस्टैंडिंग केवल, ये तो बिल्कुल ही गलत है पॉइंट। चलो अगला, द व्यू ऑफ मुदित इज नॉट करेक्ट बिकॉज वाइल कंडक्टिंग एन ऑडिट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एनवायरमेंट ऑफ द क्लाइंट हुज ऑडिट इज टू बी कंडक्टेड इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अभी तक तो मेरे को ये वाला ठीक लग रहा है, बट मेरे को आगे कभी पढ़ लेना चाहिए बिकॉज मुझे मोस्ट अप्रोप्रिएट ढूंढना होता है ना। तो उसको ये तो पक्का कर ले कि वो ऑप्शन ठीक नहीं है, जल्दीबाजी तो नहीं करनी है बिकॉज ये 2 मार्क्स का है। चलो, द व्यू ऑफ मुदित इज पार्शियली करेक्ट, मतलब थोड़ा ठीक है थोड़ा गलत है। बिकॉज सच अंडरस्टैंडिंग इज रिक्वायर्ड ओनली फॉर द एंगेजमेंट। नो, ये तो गलत बात है। एंगेजमेंट टीम को अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी होती है। इवन हमारे से 315 भी कहते हैं एंगेजमेंट टीम को डिस्कशन करने होते हैं एंड ऑल, तो ये तो गलत हो गई बात। नाउ द व्यू ऑफ मुदित इज नॉट करेक्ट बिकॉज सच इंफॉर्मेशन फॉर्म्स अ क्रूशियल पार्ट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। अच्छा, तो बस ऑडिट रिपोर्ट में अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है और किसी चीज में नहीं चाहिए होती। नो, रिस्क असेसमेंट के लिए भी चाहिए होती है, स्टार्टिंग तो वहीं से हो जाती है। तो बेसिकली इशूड एट द एंड, तो ये भी गलत हो गया। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। अब एक बात ध्यान रखना, देखो एमसीक्यू के अंदर अच्छे नंबर अगर लेकर के आने हैं तो आपने जिस ऑप्शन को सही करेक्ट टिक किया है उसके अलावा जो ऑप्शन है उनके बारे में ये भी पक्का कर लीजिए कि वो ऑप्शन गलत क्यों है ना। चलो, अब आया हमारे पास में अगला क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट। ये तो हमने पढ़ते पढ़ते ही बना लिया था, पॉजिटिवली वर्ड उसने लिख भी दिया था। वो उसकी जगह वर्ड पॉजिटिव नहीं भी लिखता, पर ये कहता कि रोहित ने जवाब मांगा इन ऑल द केसेस वेदर द थर्ड पार्टी एग्रीज और डिसएग्री, है ना। चाहे थर्ड पार्टी एग्री करे या डिसएग्री करे विद द गिवन इंफॉर्मेशन तो भी वो पॉजिटिव होता। बट अगर मान लो उसने जवाब मांगा होता ओनली इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट के केस में तो वो नेगेटिव होता। ये तो बहुत आसान है ऐसे 505। तो ये कौन सा वाला है? सो दिस इज पॉजिटिव कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट लेटर। आई थिंक इवन दिस इज क्वाइट ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ विच सैंपल सिलेक्शन मेथड हैव बीन ऑप्टेड बाय रोहित व्हाइल वेरीफाइंग द लोन्स एंड एडवांसेस। तो उसने कोई स्ट्रक्चर टेक्निक को यूज नहीं किया था, बट वो बायस्ड भी नहीं था, है ना। तो बेतरतीब तरीके से, मतलब हैपोजर्ड विदाउट एनी स्ट्रक्चर। सो विदाउट एनी स्ट्रक्चर वर्ड इज गिवन देयर, है ना। चलो, तो इंटरवल तो है ही नहीं, इंटरवल के अंदर तो एक स्ट्रक्चर हो जाता है कि एवरी 10th आइटम, और सो ब्लॉक भी नहीं है क्योंकि उसमें इकट्ठा कॉन्सिक्यूटिव यूनिट्स को पिक कर लेते हैं। तो ये हैपोजर्ड सैंपलिंग है। हैपोजर्ड सैंपलिंग किस बात है? मॉनिटरी यूनिट भी नहीं है, ये वैल्यू वे भी नहीं है, राइट। चलिए, while verifying the inventory of the client company which assertion, तो जल्दी से काम करते हैं। अगर आपको ध्यान नहीं रहा, वैसे मुझे तो ध्यान है बट स्टिल कई बार एकदम से पढ़ते तो ध्यान नहीं रहता, इन्वेंट्री पे वापस जाते हैं। तो इन्वेंट्री में मुदित ने कहा कि इन्वेंट्री बैलेंस जो ईयर एंड का है उसमें कोई नेक्स्ट ईयर का आइटम तो नहीं है। ओके, नेक्स्ट ईयर यानी बैलेंस शीट डेट के आगे का तो नहीं है। थोड़ा कट ऑफ प्रोसीजर जैसा लग रहा है कि कट ऑफ प्रोसीजर से लोग ने ठीक से लगाया नहीं। देखते हैं क्या क्या दिए हुए हैं। आप कहते हैं कट ऑफ असर्शन, हाँ, वैल्यूएशन तो नहीं हो सकती बिकॉज वैल्यूएशन के अंदर तो हम इन्वेंट्री का वैल्यूएशन देख करके चलेंगे। चलो, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर भी नहीं हो सकता क्योंकि उसमें तो हम क्लाइंट ने इन्वेंट्री को सही प्रकार से दिखाया है या नहीं दिखाया है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये देखते हैं। राइट एंड ऑब्लिगेशन में नहीं, बिकॉज राइट में तो हम ये देखेंगे कि इन्वेंट्री क्लाइंट के नेम में है, यानी मतलब क्लाइंट का राइट है या नहीं उस पर। तो ये तो कट ऑफ असर्शन ही हुआ। मोस्ट एप्रोप्रिएट यही लग रहा है आपको, है ना। नाउ with respect to fixed asset, which assertion does मुदित want to check? तो आप बताओ फिक्स असेट में वो क्या कर रहा था? जब हम फिक्स असेट को पढ़ रहे थे तो वो फिक्स असेट के अंदर मुदित ने बोला था वेरियस डॉक्यूमेंट को, उसने टाइटल डीड्स मांगी थी बिल्डिंग ओन्ड के बारे में, परचेजेबल। तो टाइटल डीड हम हमेशा क्यों मांगते हैं? टाइटल डीड, बिल्डिंग का रजिस्ट्री किसके नाम में है, दैट मीन्स ओनर कौन है। तो आप क्या चीज देख करके चलते हो? विद रिस्पेक्ट टू फिक्स एसेट वो क्या देख रहा है? आप बताओ। वैल्यूएशन तो नहीं देख रहा है बेसिकली उससे, क्योंकि वैल्यूएशन के अंदर तो अगर बिल्डिंग है तो डिप्रिसिएशन की बात भी आएगी, है ना। डिप्रिसिएशन की बात तो टाइटल डीड भी नहीं होगी। नाउ प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर भी नहीं देख रहा है। अब आप बताओ वो क्या चीज, एग्जिस्टेंस के लिए तो वो फिजिकली वेरीफाई कर लेता है जा करके,
राइट तो वो क्या चीज देख रहा है, वो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर राइट एंड ऑब्लिगेशन की ये जो पर्टिकुलर बिल्डिंग है या अगर परचेज डॉक्यूमेंट है तो किसके नाम में है, किसके नाम में इशूड है, ये किसके नाम में जारी किया गया। सो ऑब्वियस सी बात है फिक्स्ड एसेट किसके नाम में है, मतलब आप राइट देख रहे हो, राइट। आई होप दैट इज ओके। अब देखो अगर थोड़ा सा दिमाग लगा करके करोगे तो आपका 10 मार्क्स का ही हो गया, और मेरी तरह आपको वहां पर बोलना नहीं है, यू हैव टू थिंक इट हियर, राइट। तो इससे भी कम टाइम लगेगा आपको, बस सोचना इसी डायरेक्शन में आपको ना। अब जो जनरल एमसीक्यूज आईआरटीपी के अंदर उसने कहा सीए रॉकी इज अ रिसेंटली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, इज अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ स्काई लिमिटेड फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। सीए रॉकी इज ऑफ द व्यू दैट ही शैल रिकॉर्ड all the matters relating to audit, रिकॉर्ड करेगा, ऑडिट प्रोसीजर, एविडेंसेस रिकॉर्ड करेगा, बोले तो वर्किंग पेपर, डॉक्यूमेंटेशन रखेगा, डॉक्यूमेंटेशन इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, एविडेंसेस, कंक्लूजन्स, क्या क्या आए। Thus he maintained a file and recorded each and every finding during the audit. His audit file also includes audit programs, notes reflecting preliminary thinking, letters of confirmation, email concerning significant matter. State which of the following need not be included in the documentation. ये तो कई बार का पढ़ा हुआ है आप लोगों का, डॉक्यूमेंटेशन चैप्टर नंबर 6 से आया हुआ है। तो आप बताओ फाइल में क्या नहीं होता है। तो ऑब्वियसली बात है प्रोग्राम्स तो होते हैं, ईमेल्स जो सिग्निफिकेंट मैटर्स है, सिग्निफिकेंट मैटर्स के बारे में तो होगी, लेटर ऑफ कॉन्फर्मेशन भी होगा, बट जो पहले प्रिलिमिनरी सोच रहे थे, है ना, ये वाली जो चीज है ये नहीं होगी। और उसने पूछा नीड नॉट बी, तो वो क्या चीज नहीं होगी पूछ रहा है, क्या होगा ये वाली बात वो नहीं पूछ रहा है। सो दिस इज नोट्स रिफ्लेक्टिंग प्रिलिमिनरी थिंकिंग, बिकॉज एवरी अदर ऑप्शन ए बी सी ये तो डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट बनेंगे ही बनेंगे, राइट। तो आपने ये भी कर लिया कि कौन सा करेक्ट है, और आपने ये जो बाकी 3 है ये क्यों नहीं है ये भी कर लिया। चलो मतलब ये क्यों सही ऑप्शन नहीं है। सीए रमेश हैज बीन ऑडिटर ऑफ XYZ लिमिटेड फॉर द पास्ट 10 years. Over these years, he has built a personal relationship with Mr. Rajan, CEO of the company. During the audit, C. Ramesh discovers several discrepancies. बहुत सारी गड़बड़े मिल रही है उसको, बट जो CEO है उनके साथ उसका पर्सनल रिलेशनशिप है। ओके ये मेरे को थोड़ा सा ना चैप्टर नंबर 11 से आया हुआ लग रहा है, राइट कि हाँ पर्सनल रिलेशनशिप है, तो अब वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गया कि मैं ये चीजें बताऊं क्योंकि पर्सनल रिलेशनशिप है with this person. He has also accepted gifts from the company on several occasions. As a result, Mr. C.A. Ramesh is concerned about the impact of his long-standing relationship with Mr. Rajan. Management के साथ long-standing relationship है। Threats के टॉपिक में से लग रहा है। चलो, which threat पूछा भी threat है उसने। Which threat exists in the given case? जल्दीबाजी मत करना, पहले एक बार पूरा पढ़ लेना, उसमें कोई ना कोई वर्ड ऐसा जरूर मिलेगा आपको जो इसमें से किसी थ्रेट के टॉपिक से रिलेट कर रहा होगा। तो ये सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट तो नहीं है भाई, है ना, वो तो गिफ्ट्स एक्सेप्ट कर रहा है, प्लस वो जो है पर्सनल रिलेशनशिप है, लॉन्ग स्टैंडिंग है, तो उसकी जान पहचान है, दैट मीन्स फेमिलियरिटी थ्रेट इज दैट। ये सेल्फ रिव्यू भी नहीं है, सेल्फ रिव्यू में तो आपने जो काम किया आप उसी को चेक करो। एडवोकेसी भी नहीं है कि आप उसके किसी व्यू पॉइंट को एडवोकेट कर रहे हो बिकॉज आप उनको लॉ किसी लीगल मामले में रिप्रेजेंट कर रहे हो टाइप। सेल्फ इंटरेस्ट भी नहीं कि आपका इंटरेस्ट है ना, कि फॉर एग्जाम्पल शेयर्स एंड ऑल इस तरह की चीजें हैं। फिर फेमिलियरिटी जान पहचान, कैसे कौन से कीवर्ड से पता चला मुझे बहुत लंबी स्टैंडिंग रिलेशनशिप है, राइट, उसकी जान पहचान है, पर्सनल रिलेशनशिप है, ठीक है। चलिए अब आया सीए पारस इज ऑडिटिंग अ फर्म्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड परफॉर्म्स डिटेल्ड प्रोसीजर्स टू वेरीफाई assertions, ठीक है, assertions पे। अब द फर्म इज एंगेज्ड इन द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स टू यूरोप, एक्सपोर्ट कंपनी है। द सेल इनवॉइस रेज्ड इन यूरोज आर कन्वर्टेड इनटू इंडियन रुपीज एज पर एप्लीकेबल नॉर्म। अच्छा, तो जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अगर मान लो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करें तो जैसे AS11 हो जाता है कन्वर्जन वाला, वैसा ही चेक्स क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस, एंश्योर्स ट्रेड पेबल्स आर जेन्युइन, कंपेयर्स करंट एंड पास्ट वेजेस, एग्जामिन टाइटल डीड्स फॉर लैंड एंड चेक द एक्यूरेसी ऑफ कैलकुलेशन ऑफ द कन्वर्जन ऑफ फॉरेन करेंसी इनटू
Okay, check the accuracy of calculation भी. Which audit procedure he performed to verify whether conversion, पर ये पूछ किसके लिए रहा है, conversion ठीक है या नहीं है, तो उसने कौन सा प्रोसीजर लगाया है. तो उन्होंने इंस्पेक्शन नहीं, देखो अब देखो कन्वर्जन के लिए वो क्या बोल रहा है, आपने चेक किया कन्वर्जन के लिए एक्यूरेसी ऑफ कैलकुलेशन, कि जो क्लाइंट ने कैलकुलेशन की है, से फॉर एग्जाम्पल अगर उन्होंने यूरो को 100 रुपए का लेकर के करा है ना, कि 1 euro इज इक्वल टू 100 रुपीज से फॉर एग्जाम्पल, तो वो कैलकुलेशन उन्होंने ठीक करी है या नहीं करी है, तो आप ये वाली चीज देख करके चल रहे हो. तो आप बताओ, तो उसके लिए आप देखोगे ना कि ये किस रेट पे कन्वर्ट होना चाहिए था, जिस तारीख को ट्रांजैक्शन है उसकी डेट क्या है, एक्सेट्रा. नाउ तो क्या आप इंस्पेक्शन कर रहे हो, नो. क्या आप रिकैलकुलेशन कर रहे हो, यस, क्योंकि वो लोग एक्चुअल में तो ये कैलकुलेशन कर चुके हैं. आप उसी को क्या करो, आप उसी को दोबारा से करके देख रहे हो कि क्या वो कैलकुलेशन ठीक है या नहीं है. नाउ आगे कोई बात नहीं, देखते ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, नहीं, ये तो आप अमाउंट को चेक कर रहे हो. क्या आप रीपरफॉर्मेंस कर रहे हो, नो, ये तो कैलकुलेशन का एग्जाम्पल है. इसमें आप रीपरफॉर्मेंस थोड़ी ना कर रहे हो कि उन लोगों ने किसी काम को किया और आपसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने काउंटिंग की और आप उसी काउंटिंग को दोबारा से परफॉर्म कर रहे हो, नहीं. तो आप क्या कर रहे हो, आप कैलकुलेशन को चेक करके देख रहे हो. आई थिंक दैट इज ओके. तो देखो थोड़ा ध्यान से करेंगे, आपके एमसीक्यूज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे. इसमें कोई भी अगर दिक्कत हो तो मेरे को लिख करके पूछ लेना, नो प्रॉब्लम्स. नाउ अब आए हमारे पास डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस. एक तो ना सबसे पहले ये सोचना है, आजकल जैसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो एक बड़ा सा केस स्टडी सॉर्ट ऑफ बना देंगे और उस क्वेश्चन के लास्ट में उसकी रिक्वायरमेंट होगी कि आपको जवाब क्या देना है ना. तो क्वेश्चन को पढ़ना भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना लास्ट वाले मैटर को पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आखिर पूछा क्या है इसके अंदर. So XYZ Limited, a manufacturing company based in India, operates multiple plants across the country and deals in complex machineries which require specialized maintenance and valuation expertise. Okay, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, बहुत सारे प्लांट्स हैं, ठीक है. XYZ Limited मतलब ठीक है, मैं सोच रही हूँ अगर एग्जाम दे रहे हो तो मैं क्या करूंगी. अपॉइंटेड CA Dhruv as a statutory auditor, right? During the audit, he observed that management consistently applied the same method for valuation of inventory over the past years. ठीक है, मैनेजमेंट अप्लाई किया सेम मेथड वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का. ओके, सो कंसिस्टेंटली अप्लाई कर रहा है, बट दिस ईयर without proper disclosure they switched to a different valuation method. अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर एक इंपॉर्टेंट मैथड एक सिग्निफिकेंट मैथड को चेंज किया गया है तो उसका डिस्क्लोजर होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था एप्लीकेबल FRF के अकॉर्डिंगली? बिल्कुल डिस्क्लोजर होना चाहिए. नाउ कहते हैं विच रिजल्टेड इन हाई रिपोर्टेड प्रॉफिट्स. ओ, तो डिफरेंट वैल्यूएशन मैथड, बिकॉज ऑब्वियसली अगर मैथड चेंज करेंगे तो उसका प्रॉफिट पे तो इम्पैक्ट पड़ेगा. Does such a matter fall within scope? तो क्वेश्चन ये है कि आप ये बताओ स्कोप ऑफ ऑडिट में आएगा या नहीं आएगा. तो मेरा दिमाग गया चैप्टर नंबर 1, स्कोप ऑफ ऑडिट में क्या आता है और क्या नहीं आता है, रिमेंबर, है ना. तो आप बताओ स्कोप ऑफ ऑडिट में क्या आता है. स्कोप ऑफ ऑडिट में आता है कि ऑल एस्पेक्ट्स देखते हो आप, रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन देखते हो, और उन लोगों ने जो डिस्क्लोजर्स किया ऑल इंफॉर्मेशन रिलायबल है और डिस्क्लोजर्स जो किया है वो प्रॉपर है या नहीं है. तो ये किससे रिलेटेड लग रहा है, डिस्क्लोजर्स उन लोगों ने प्रॉपरली सारे किए या नहीं किए हैं, विच आर इंपॉर्टेंट टू बी, कि भाई जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो एज पर एप्लीकेबल FRF बनाया है या नहीं. तो यहां पर यस ये स्कोप में आता है. तो हम स्टार्टिंग कहां से करेंगे, हम स्कोप ऑफ ऑडिट से करेंगे कि स्कोप ऑफ ऑडिट में क्या क्या चीजें आ जाती हैं. सो जस्ट अ मोमेंट. ओके, जब मैं इसके आंसर पर आई, इसी शीट में बाद में आंसर है, द पर्पस ऑफ एन ऑडिट इज टू एनहांस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस. अब इसको मैं थोड़ा सा क्विकली बता देती हूँ बिकॉज आपने स्कोप ऑफ ऑडिट को पहचान लिया और डिस्क्लोजर ठीक से हुआ या नहीं हुआ ये स्कोप में आता है, आपको इसको चेक करना है, ठीक है. तो कवरेज ऑल एस्पेक्ट का, रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डिस्क्लोजर हुआ या नहीं हुआ है. तो अब बताओ फिर आप आगे प्रेजेंट केस स्टडी पे, पहले आपने लिखा स्कोप में क्या आता है, प्रेजेंट केस स्टडी में क्या फैक्ट्स गिवन है, आप उस पर आए. अब इसके बाद आप क्या कहोगे कि भाई जब उन्होंने विदाउट प्रॉपर डिस्क्लोजर डिफरेंट वैल्यूएशन मेथड लगा दिया, अब प्रॉपर डिस्क्लोजर तो कवर्ड है स्कोप के अंदर, तो हमें तो चेक करना है
कि क्या मैनेजमेंट ने जो चीजें उसको डिस्क्लोज करनी चाहिए थी उनको डिस्क्लोज प्रॉपर्ली इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किया है या नहीं किया है, राइट नाउ। अब मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है, वही जजमेंट लगाता है। तो ऑल दो पॉलिसीज कंसिस्टेंट है, मैथड्स कंसिस्टेंट है, बट अगर कोई चेंज आया है तो इट शुड हैव बीन डिस्क्लोज्ड। तो ये वेरी वेल विद इन द स्कोप ऑफ ऑडिट है ये मैटर। तो आपने स्कोप किया और फिर वो डिस्क्लोजर वाला पॉइंट आप लिखते चले गए यहां पर, इसलिए बाद में आपने उसको कंक्लूड कर दिया कि ये डिस्क्लोजर वाली बात वेरी वेल फिट हो रही है इन दिस थिंग। आई होप दैट इज ओके। चलो अब आया बेटा सेकेंड चैप्टर से। ATL Private Limited, a leading manufacturing company, appointed CA Atul as an auditor for the year 23-24. Given the complexity of the company's operations and the need for a systematic approach, he plans to design a detailed audit program. Okay, program जिसमें हम सारी लिस्ट बनाते हैं कि क्या क्या चीजें कैसे कैसे करनी है and all, to ensure the accuracy of financial assertions. ठीक है, as a CA student, if you were assisting CA Atul in constructing this audit program, ठीक है, तो स्ट्रैटेजी का क्वेश्चन ये प्लानिंग का नहीं है, प्रोग्राम का है, और प्रोग्राम के भी कंस्ट्रक्शन का है। व्हाट आर द पॉइंट्स यू विल कीप इन माइंड? ये तो बहुत रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चंस में से है। आप क्या क्या बातों को कंसिडर करोगे जब कंस्ट्रक्ट कर रहे हो ऑडिट प्रोग्राम? तो आप वेरी वेल विद इन द स्कोप रहोगे, स्कोप एंड लिमिटेशन, प्रोसीजर्स उसमें लिख करके आने चाहिए। ये तो एग्जैक्ट थियरी वाला हो गया, इसमें तो आज सच कोई केस स्टडी भी नहीं है। कौन सा बेस्ट एविडेंस होगा, आप वही वाले स्टेप्स लगाओगे जो कि यूजफुल होते हैं, है ना, एंड सारी पॉसिबिलिटीज और कोऑर्डिनेट करोगे। आई थिंक दैट इज क्वाइट ओके। चलो अब बेटा आया नेक्स्ट, इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। ओके, तो चैप्टर नंबर 3 में वैसे तो मटीरियलिटी के भी टॉपिक्स आते हैं, मटीरियलिटी का भी आ जाता है ऐसे 320 प्लस, उसके साथ में आपके पास रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स आ जाते हैं, उसके हमने क्वेश्चन बैंक में ढेर सारे क्वेश्चंस किया है, एंड देन उसके बाद में आपके पास में आपके पास रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के साथ कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल रिलेटेड टॉपिक, और लास्ट में आपके पास में ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट रिलेटेड टॉपिक्स आते हैं। ठीक है, आप कहते हैं जनरल आईटी कंट्रोल। सो जनरल आईटी कंट्रोल जो वो एनवायरनमेंट पर बेस्ड है, और पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स जो एप्लीकेशन बहुत सारे पे लगता है। एक एप्लीकेशन कंट्रोल्स होते हैं, जनरल कंट्रोल्स भी होते हैं। सो जनरल कंट्रोल्स जो रिस्पेक्टिव ऑफ एप्लीकेशन लगेंगे, एंड सपोर्ट द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल। इट इंक्लूड्स एक्सेस सिक्योरिटी। बिल्कुल ऐसा नहीं कि कोई भी डेटा को एक्सेस कर ले, कोई भी प्रोग्राम को एक्सेस कर ले, एज वेल एज प्रोग्राम चेंज। जब भी कोई प्रोग्राम चेंज होगा तो वो ऑथराइज होना चाहिए, उसकी प्रॉपर टेस्टिंग होनी चाहिए, एटसेट्रा। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड एक्टिविटीज इंक्लूडेड इन एक्सेस सिक्योरिटी एंड प्रोग्राम चेंज? तो उसने स्पेसिफिकली आपसे, अगेन दिस इज नॉट अ केस स्टडी, दिस इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, राइट? तो उसने क्या कर लिया बच्चे, आपसे सीधा सीधा जो एक्सेस सिक्योरिटी वाले पॉइंट्स है उसने वो पूछ लिया, और प्रोग्राम चेंज वाले पूछ लिए कि प्रोग्राम चेंज करते वक्त किस किस बात को ध्यान रखना चाहिए, राइट? आई होप दैट इज क्वाइट ओके। चलो अब तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ गया आपका। अब आया ऑडिट एविडेंस। अब थोड़ा इसको ध्यान से पढ़ते हैं। कौन सा ऑडिट एविडेंस में आपके 500 की सीरीज के कई सारे स्टैंडर्ड्स हैं, है ना, 500 है, 501 है, 505 है, 520 है। देखते हैं ये कौन से पर है। ग्रेप लिमिटेड प्रेजेंटेड इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर दिस टू इट्स ऑडिटर फॉर एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन देयरऑन। ठीक है, द ऑडिटर व्हाइल कैरिंग आउट द ऑडिट इज स्टार्टेड comparing various items of P&L account of the year under audit with previous financial years. वो कंपेयर कर रहा है, ओके, कंपेयर कर रहा है। वैसे तो देखो मुझे एग्जाम में तो ये भी नहीं पता होगा कौन से चैप्टर में से आया है, बट अगर वो कंपेयर कर रहा है, वो कहता है कि ऑडिटर क्या करना चाहता है, तो कंपैरिजन तो हम किसको बोलते हैं? आप पिछले साल से कंपेयर कर सकते हो, आप सिमिलर इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन से कंपेयर कर सकते हो। यू रिमेंबर कंपैरिजन रिलेशनशिप्स देख रहे होते हो आप उसके अंदर, फिर आप उसके अंदर ये देखते हो कि कोई अनयूजुअल तो नहीं है आइटम। अगर अनयूजुअल है तो आप उसको इन्वेस्टिगेट करते हो। कुछ आया ध्यान? कौन से प्रोसीजर्स होते हैं ये? यस, एनालिटिकल प्रोसीजर्स कर रहे हैं आप। कहता है आप ऑडिटर क्या अचीव करना चाह रहे हैं इससे।
तो वो कंपेयर करके ये देख रहे हैं, जब वो P&L के कुछ आइटम्स को कंपेयर करे, हो सकता है वो एक्सपेंसेस को कंपेयर करे, तो वो ये देखना चाह रहे हैं प्रॉफिट या लॉस बढ़े हैं या कम हुए हैं। पिछले साल से कंपेयर कर रहे हैं तो उसको ये पता चल जाएगा कि कोई पर्टिकुलर रेवेन्यूज कहीं किसी भी चीज के अंदर कोई अनयूजुअल ट्रेंड तो नहीं है, कोई अनयूजुअल या एक्सेप्शनल डिविएशन तो नहीं है। बिकॉज अगर एक्सेप्शनल डिविएशन होएगा तो वो क्या करेगा, वो उस एक्सेप्शनल डिविएशन को इन्वेस्टिगेट करेगा, उसको कोलैबोरेट करने की कोशिश करेगा विद अदर एविडेंसेस। यू रिमेंबर? तो देखो इसने एनालिटिकल प्रोसीजर वर्ड कहीं नहीं दिया, बट ये है क्या पर्पस, क्यों लगाते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर्स। सो एनालिटिकल प्रोसीजर्स में कंपैरिजन और रिलेशनशिप्स देखते हैं, प्लॉजिबल रिलेशनशिप है ना, और आप किसके बीच में देखते हो, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दोनों के बीच में देख करके चलते हो। तो यहाँ पर ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, वो कंपैरिजन कर रहा है, पिछले साल से कंपेयर कर रहा है। जब वो P&L की आइटम्स को कंपेयर कर रहे हैं तो उसको पता चलेगा प्रॉफिट या लॉस कम या ज्यादा क्यों हुआ है इस पर्टिकुलर केस में, बिकॉज वो P&L का देख करके चल रहा है। फिर अगर वो एक्सपेंसेस के रेशियोज को कंपेयर कर रहा है इस साल के लास्ट ईयर से, तो उसको पता चलेगा कोई पर्टिकुलर खर्चा कम या ज्यादा तो नहीं हो गया है। इजी है, P&L के आइटम्स के बारे में 2-3 बातें लिखनी है, और अगर डिफरेंस होगा तो डिफरेंस क्यों है। कुड भी पॉसिबल इस साल उन लोगों ने स्टाफ ज्यादा रखा होगा अपने ऑफिस के अंदर और इस वजह से सैलरीज बढ़ गई होंगी, तो आपको उसका रीजन पता करना है। अगर सैलरीज बढ़ी है, फॉर एग्जाम्पल P&L का आइटम उठा लिया हमने, है ना, तो अगर पिछले साल के कंपैरिजन में बढ़े हैं तो क्यों बढ़े हैं, इट शुड बी सब्सटैंशिएटेड बाय अ वैलिडेटेड रीजन। इसके पीछे एक वाज़ेह वजह मौजूद होनी चाहिए, राइट, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये इसलिए तो नहीं किया गया कि प्रॉफिट कम या ज्यादा कर दे उन लोग, ठीक है, मैनिपुलेशंस तो नहीं किया है। तो आपको अनयूजुअल चीजें पता चल जाती है। अगर अनयूजुअल है तो फिर आप उसको चेक ज्यादा करते हो, ऑडिट के ऊपर इसकी इम्प्लीकेशंस आती है। अब आप बताओ, आई होप दैट इज ओके, है ना। थोड़ा सी चीज कई बार अपने मन से, ऐसा नहीं कि बस सिर्फ किताब से रट्टा मार लिया आप लोगों ने। नाउ अब हम आए 5th पर, ये तो बहुत लेंदी चैप्टर है, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, पर इसमें से वो पूछ क्या रहा है। CA Tripti is in midst of conducting audit of a company engaged in manufacturing of the range of bicycle in an industrial township located in the North Indian state. ठीक है, bicycles बना रहे हैं लोग। As part of its activities, the company procures bicycle components from various small and medium-sized enterprises. ठीक है, बाइसिकल के जो कंपोनेंट्स होते होंगे ना, ओके, ठीक है, टायर्स, उसके रिम्स एटसेट्रा। नाउ बिसाइड्स कंपनी इंपोर्ट्स फ्यू बाइसिकल कंपोनेंट्स फ्रॉम चाइना ऑन क्रेडिट टर्म्स, ठीक है, तो इंपोर्ट भी कर रहा है। द ऑडिटर नोटिसेस द कंपनी हैज ह्यूज ट्रेड पेबल्स, ओके, रिफ्लेक्टेड इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ही वांट्स टू बी श्योर, ओ ये तो बैलेंस शीट आइटम्स में से ट्रेड पेबल पूछ रहा है, बट ट्रेड पेबल पे तो बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, बिकॉज ट्रेड पेबल का तो हम लोग वैल्यूएशन भी देखेंगे, हम लोग एग्जिस्टेंस भी देखेंगे, मतलब आप समझ रहे हो, बहुत सारे असर्शंस देख करके चलेंगे हम उसका, है ना, हम उसकी ऑब्लिगेशंस भी देखेंगे कि हाँ पे करने की ऑब्लिगेशन है या नहीं है। आगे कहता है हैव बीन वैल्यूड, अच्छा तो ये सिर्फ वैल्यूएशन असर्शन की बात कर रहा है, तो आपको अपने पास किताब में से क्या लिखना है, ट्रेड पेबल का, बट ट्रेड पेबल का केवल क्या लिखना है आपको, वैल्यूएशन असर्शन वाला बात करके चलना है। सो आई थिंक दिस यू कैन रीड फ्रॉम हियर ओनली, कि आप ओल्ड क्रेडिट बैलेंसेस देखोगे, एजिंग देखोगे, डिस्प्यूट्स तो नहीं है, कितने अमाउंट की बात करके चल रहे हैं, राइट बैक्स क्या है, अगर फॉरेन करेंसी, बिकॉज चाइना से कर रहे हैं उन लोग इम्पोर्ट, तो अगर फॉरेन करेंसी इन्वॉल्वमेंट की बात है तो उसके कन्वर्जन रेट्स ठीक से लगे हैं या नहीं लगे हैं, है ना। और MSME के अंदर, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस के अंदर कितना प्रिंसिपल अमाउंट है और इंटरेस्ट की बात, मतलब कितना उनको एज प्रिंसिपल देना है और कितना इंटरेस्ट के टुवर्ड्स देना है, ये वाली चीज भी देख के चलनी पड़ेगी। सो दिस इज सिमिलर टर्म्स जैसे आपने, बस अब इसमें क्या, इसमें लास्ट लाइन से ही पता चल गया कि आपको ट्रेड पेबल का वैल्यूएशन असर्शन देखना है, ओके। CAPCO has prepared audit documentation of an entity describing nature, timing and extent of audit procedures performed during the course of audit, ठीक है। Documentation SA 230, in documenting nature, time and extent of audit procedures performed, which matter shall be recorded?
ओ तो ये पूछ रहे हैं कि एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स में क्या क्या चीजों का हमको डॉक्यूमेंटेशन रखना पड़ता है। तो डॉक्यूमेंटेशन हमें क्या क्या चीजों का रखना पड़ता है, किसने काम किया, कब काम किया, किसने उसको रिव्यू किया, कभी रिव्यू किया, आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आइटम्स, जो भी आइटम्स को चेक किया उसकी आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। चलो आगे देखते हैं। आगे कहता है आपसे नेक्स्ट, he is also of the view that such documentation alone meets requirement of standard on auditing, comment upon validity। क्या सिर्फ यही डॉक्यूमेंटेशन रखना होता है? नहीं, खाली प्रोसीजर का तो डॉक्यूमेंटेशन नहीं रखना होता, आपको तो प्रोसीजर्स का भी डॉक्यूमेंटेशन रखना है। आपने प्रोसीजर्स करके क्या एविडेंसेस ऑब्टेन किए, आपको क्या कंक्लूजन्स मिले, जो सिग्निफिकेंट मैटर्स थे क्या थे, सबका वर्किंग पेपर रखना है, सिर्फ प्रोसीजर्स का तो नहीं रखना है। क्यों रखना है सबका? ताकि अगर कोई एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर आए तो उस एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर को मेरे डॉक्यूमेंटेशन देख करके ये समझ में आ जाए कि मैंने क्या प्रोसीजर्स किए थे, नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स क्या किए थे, मेरे को एविडेंसेस क्या मिले, उनके मतलब प्रोसीजर्स के रिजल्ट और एविडेंसेस क्या मिले, कंक्लूजन्स क्या आए हैं। एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर मैंने तुमको एक्सप्लेन किया था, जैसे कोई QCR क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर आया या कोई पीयर रिव्यूअर आया या किसी ने अगर आपका इंस्पेक्शन किया, उस केस में एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर को समझ आ जाए। तो ये सीधा सीधा बस आपको ये पहचानना था कि उसने पूछा क्या है। तो एक तो उसने NTE पूछा है कि आप क्या क्या चीज रिकॉर्ड करोगे, एक आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, किसने काम किया, कब काम किया, किसने उसके काम को रिव्यू किया, कब रिव्यू किया, है ना। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, किसने काम किया, कब काम किया, किसने रिव्यू किया, कभी रिव्यू किया। और आपको इतना वर्किंग पेपर रखा है, दैट इज वो इतना सारा हो कि किसी भी एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर को जिसने पहले ही ऑडिट नहीं किया तो उसको आपके वर्किंग पेपर से ही समझ आ जाए। फिर हमने वो चेन बनाई थी पढ़ते वक्त, क्या क्या चीजें समझ आ जाए। आपने क्या प्रोसीजर्स किया, प्रोसीजर्स के क्या रिजल्ट आए, यानी क्या एविडेंसेस मिले एंड एविडेंसेस ओके, साथ साथ सिग्निफिकेंट मैटर्स पे कंक्लूजन्स आपने क्या क्या बनाए थे और क्या क्या जजमेंट्स लिए थे। आई थिंक दैट इज ओके। तो ऐसे 230 के अकॉर्डिंगली हमको ये सब कुछ चीजें रखनी पड़ेंगी। इसका मतलब ये जो CA PQ के व्यू हैं ये वैलिड नहीं है, ऐसा बोलकर। चलो जी आगे चलते हैं। इसने क्या बोला, अरे ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है जो कई बार आपने करा हुआ है, but still, on reviewing internal control over inventories as part of the statutory audit of the company, the auditor finds that physical verification is not being conducted at regular interval as stipulated by the management। ठीक है, physical verification timely नहीं कर रहे हैं। वैसे तो मेरे दिमाग में थोड़ा सा कारो भी आया इसको देख करके, पर अभी देखते हैं ये क्या पूछने जा रहा है। The auditor finds it to be significant deficiency, significant deficiency SA 265, communicating the deficiencies in internal control, है ना, हमको कम्युनिकेट करनी होती है। सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी TCWG को बताएंगे, जो TCWG को बताएंगे वो मैनेजमेंट को भी बताएंगे और बता भी देंगे और जता भी देंगे कि देखो हमने वही बातें बताई है जो हमें पता चली है, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव इनको ढूंढना नहीं था, बट हम डेफिशिएंसी भी बताएंगे और उसका इफेक्ट भी बताएंगे कि क्या पड़ रहा है, अदर मैटर्स भी बता सकते हैं। नाउ कहते हैं ही पॉइंट्स आउट टू द मैनेजमेंट इन वन लाइनर। एक तो मैनेजमेंट को बता रहा है और केवल एक लाइन में बता रहा है, फिजिकल वेरिफिकेशन इज नॉट बीइंग कंडक्टेड। इज अबव कम्युनिकेशन प्रॉपर है? नहीं, हम तो डिटेल्स बताते हैं ना सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी की, हम तो उसका इफेक्ट भी बताते हैं ना क्या पड़ रहा है। अगर आप फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं कर रहे हो तो इस बात का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट तो फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, आप इन्वेंट्रीज का नहीं कर रहे हो तो इन्वेंट्रीज का एग्जिस्टेंस कितना है नहीं है, उसकी क्वांटिटी, उन सब चीजों में गड़बड़ हो जाएगी। अल्टीमेटली इन्वेंट्रीज का जो अमाउंट आ रहा है, जो वैल्यूएशन आ रहा है वो गलत हो जाएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिस स्टेटेड हो सकता है। चलो कहता है इग्नोर स्टैट्यूटरी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। तो वो ये बात तो बोल गया कि भैया ऐसा अगर कारों के अंदर कोई रिक्वायरमेंट है स्टैट्यूटरी तो उसको इग्नोर कर दो, तो केवल अपना जो आंसर बनाओ वो SA 265 के अराउंड बनाओ। तो आई थिंक दैट इज वेरी सिंपल। एंड जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, देखो SA 265
कम्युनिकेटिंग डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल्स टू दोज चार्ज विद गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट की अपन लोग बात करेंगे व्हाइल पॉइंटिंग आउट सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज। तो आप केवल क्या कमी है, क्या गड़बड़ है, ये नहीं बता के छोड़ दोगे, आप उसको क्या बताओगे। तो ऑडिटर को डेफिशिएंसीज तो बतानी ही है, डिस्क्राइब करनी है ना डिटेल में, बट उसको पोटेंशियल इफेक्ट भी बताना है, राइट ताकि मैनेजमेंट समझ सके आप ये डेफिशिएंसी क्यों बता रहे हो। तो हम तो ये बता रहे हैं क्योंकि ये प्रॉब्लम है, इस वजह से आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है, इसकी वजह से क्या गड़बड़ हो सकती है। तो आपको कॉन्टेक्स्ट बताना पड़ेगा, उनको समझ आना चाहिए आप ये बात क्यों बता रहे हो। इन द गिवन सिचुएशन देखो, तो सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, आप देख रहे हो आरटीपी में भी वही एग्जैक्ट आपके पास में जैसे हम लोग केसेस करते हैं कि पहले ये बताओ कौन से स्टैंडर्ड पे से, फिर प्रेजेंट केस के फैक्ट्स, फिर उसको रिलेट कर दो और कंक्लूड कर दो। गिवन सिचुएशन में इन्वेंट्रीज ये है, तो ये कम्युनिकेशन, अब आपने इसका कंक्लूजन अच्छे से दे दिया, ये कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है, सिर्फ डेफिशिएंसी नहीं बतानी थी, उसका इफेक्ट भी बताना था कि क्या पोटेंशियल इफेक्ट पड़ सकता है। आपको ये बताना है कि इसकी वजह से अल्टीमेटली इन्वेंट्रीज का मिस स्टेटमेंट हो सकता है। आप बताओ, ये बात तो समझ में आ गई ना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको करना, इसका फिजिकल वेरिफिकेशन इन्वेंट्रीज का करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप नहीं कर रहे हो तो अल्टीमेटली किस चीज को अफेक्ट कर जाएगी, इन्वेंट्रीज जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ रही है, राइट बिकॉज अगर फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं कर रहे हो तो हो सकता है इन्वेंट्री से फॉर एग्जांपल रखी हुई हो 100 टेबल्स और बुक्स में आ रही हो 120, फिजिकल वेरिफिकेशन हो नहीं रहा है तो 120 जो बुक्स में आ रही है वो गलत है। तो 120 जो टेबल्स आ रहे हैं, अगर टेबल्स का स्टॉक है, फर्नीचर वाली कंपनी है, तो 120 का जो वैल्यूएशन लगेगा तो अल्टीमेटली तो इन्वेंट्रीज का वैल्यूएशन गलत हो गया ना, अमाउंट गलत हो गया, नहीं राइट। तो आपको ये पूरी बात बतानी है ना। ऑडिट रिपोर्ट, अरे भाई ऑडिट रिपोर्ट के अंदर तो आपका 700, 701, 705, 706 वो ईओएम ओएम वाला, प्लस उसके साथ में 710 कंपैरेटिव सारे आ जाते हैं, प्लस कारो भी आ जाता है। एज पर ऐसे 701 कैम key audit matters. Okay, the objective of the auditor are to determine key audit matters and having formed an opinion on the financial statements, communicate those matters by describing them in the auditor's report. ठीक है, which factors are taken into account by auditor? देखो मैंने तुमको important marking कराया हुआ, even revision class में भी फिर से बताया है कि determining वाला बहुत आता है और हमने इसमें एक हिंदी और इंग्लिश की पोएम भी बनाई हुई है completely याद करने के लिए। तो determine key audit matters जहां पर रिस्क और जजमेंट भी है सिग्निफिकेंट इवेंट, है ना, तो जहां रॉम ज्यादा है, जहां पर यस रिस्क एंड जजमेंट, जहां पे जजमेंट ज्यादा लगाना पड़ा और जितने भी सिग्निफिकेंट इवेंट्स है, तो एक तो हमको कैम बोलना ही पड़ेगा कि कैम कौन से वाले मैटर्स होते हैं। तो कैम दोज वर कंसिडर्ड बाय द ऑडिटर एज मोस्ट सिग्निफिकेंट, है ना, जो उसने TCWG को बताया उसमें से वो छांटता है, राइट। नाउ कहते हैं हाउ दीज आर टू बी कम्युनिकेटेड, फिर उनको ऑडिट रिपोर्ट में कैसे बताएंगे। तो ऑडिट रिपोर्ट में बताने के लिए देयर आर 2 पॉइंट्स, हमने तो उसका रिपोर्टिंग ड्राफ्टिंग भी किया हुआ है दोनों पॉइंट्स का। चलो अब आप बताओ, एक तो 701 में से ऑडिट को डिटरमाइन करना है जिसको मोस्ट सिग्निफिकेंट लगे हुए हैं, और इसके लिए जहां हायर रॉम था यानी सिग्निफिकेंट रिस्क था, जहां पे ऑडिटर को जजमेंट ज्यादा लगाने पड़े, है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट लगाया, मैनेजमेंट ने प्रोविजन बनाया, हमें भी जजमेंट लगाना पड़ा कि क्या मैनेजमेंट का लगाया हुआ एस्टिमेट ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा है, तो जहां जजमेंट भी ज्यादा लगाना पड़ा। एंड इफेक्ट ऑन द ऑडिट ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजैक्शन दैट अकर्ड, जो भी खास खास बातें हो या उन सबको जहां पे आपने ज्यादा काम किया ऑब्वियसली, तो आप तो ये भी बताते ना आपने उनको कैसे डील किया है, आप उसमें डिटेल प्रोसीजर्स लिखते हो, ठीक है। अब इसने दोनों चीजें पूछी हैं, एग्जैक्ट वही क्वेश्चन बैंक वाला क्वेश्चन है ये, राइट। अब आप बताओ कौन से मोस्ट सिग्निफिकेंट थे, तो वो कैसे ये बताता है, वो डिस्क्राइब करता है इन द सेपरेट सेक्शन अंडर हेडिंग कैम। और वो क्या बताता है, पहले बताता है कैम कौन सी बातें होती हैं, और फिर ये कहता है ये कैम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडिट ही हमने करा है, ये हमने अपनी ओपिनियन देते वक्त कंसिडर किया है, बट हम इन बातों पे कोई सेपरेट ओपिनियन नहीं दे रहा है ना है ये सेपरेट ओपिनियन, हमने पोएम में लास्ट में भी बोला था, ना है ये सेपरेट ओपिनियन। तो चलो
CAM are those matter that in the auditor's professional judgment were of most significance in the audit of financial statements, and these matters were addressed in the context of the audit of the financial statement as a whole. और मैं जो अपनी ओपिनियन बना रहा हूँ, बट मैं इसमें कोई अपनी सेपरेट ओपिनियन नहीं ना प्रोवाइड कर रहा हूँ. दिस आई हैव टू राइट डाउन अंडर द CAM सेक्शन एज सच. तो हमने तो इसका ड्राफ्टिंग करा था, ये वही ड्राफ्टिंग वाली बात है. तो आप एक बात नोटिस करो बच्चे, इसने दोनों चीजें पूछे, एक तो डिटरमाइन कैसे करोगे और आप रिपोर्ट में इसको लिखोगे कैसे. तो इसने डिटरमाइन भी पूछ लिया और कम्युनिकेशन भी पूछ लिया. सो आपको दोनों बातें लिखनी होंगी. ठीक है, चलो अब आया चैप्टर नंबर 9. एंड यू पीपल नो कि चैप्टर नंबर 9 और बैंक ऑडिट दोनों की मिला के कंबाइंड वेटेज है ना. A government department has been allocated a budget for infrastructure development. Okay, ठीक है. तो ये गवर्नमेंट ऑडिट्स का लग रहा है क्वेश्चन. ड्यूरिंग द ऑडिट द ऑडिटर ऑब्जर्व्स द फॉलोइंग. Some payments were processed without proper approval from the competent authority. देखते हैं अभी क्या बोलता है. A large scale project was implemented but no assessment has been made regarding the expected benefits. अभी मैं प्लेन पढ़ रहा हूँ, फिर मैं इसको सोचूंगी. Expected benefits were achieved or not. Funds were utilized from an account for which no budgetary provision was made. Oh, समझ आ रहा है. ये गवर्नमेंट ऑडिट में जो एक्सपेंडिचर होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, उसके किसी एस्पेक्ट की बात कर रहा है. वहां पे हमने 5 पॉइंट्स पढ़े थे जिसको हमने 3PRS से बोला था. 3PRS, 3 P's में एक आता था प्रोविजन ऑफ फंड, एक आता था प्रोप्राइटी ऑडिट, एक आया था आपके पास परफॉर्मेंस ऑडिट, एक आया था रूल्स एंड रेगुलेशंस जो लीगैलिटी के अगेंस्ट है या रूल्स एंड रेगुलेशन के अगेंस्ट है, और एक आया था सेंक्शन, है ना. चलो, सर्टेन एक्सपेंडिचर्स वर मेड विदाउट फॉलोइंग द प्रिस्क्राइब्ड रेगुलेशन. आ गया समझ में. There were instances of unnecessary spending that did not align with financial propriety. अब तो पक्का समझ आ गया, ये propriety की बात कर रहा है. Identify the different types of audits applicable to each of the observation. तो आइडेंटिफाई करके बस एक वर्ड में नहीं छोड़ देना है, उसको थोड़ा सा 2-3 लाइन उसके बारे में लिखनी भी है कि कौन सा क्या चीज होती है. अब एक काम करते हैं, इसको मिलाते हैं. Some payments were processed without proper approval from the competent authority. 3PRS में से कौन सा पॉइंट लगेगा? सैंक्शन नहीं हुआ, अप्रूवल नहीं हुआ, विदाउट अप्रूवल हो गया. और ऑडिट ऑफ सैंक्शंस वाले के बारे में 2-3 लाइन हम लिख देंगे. दैट्स इट. तो ये तो आ गया हमारे पास में सैंक्शन. A large scale project was implemented but no assessment has been made regarding the expected benefit. क्या फायदे होंगे उससे? 3 E's है ना. परफॉर्मेंस ऑडिट, क्या क्या फायदे होंगे? इकोनॉमी, एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स, बेनिफिट्स क्या होंगे आगे चल करके. तो क्या चीज नहीं हुई उसकी? परफॉर्मेंस ऑडिट कर रहा है. फंड्स वर यूटिलाइज्ड फ्रॉम एन अकाउंट फॉर विच नो बजटरी प्रोविजन वाज मेड. तो ये क्या प्रोविजन नहीं बनाया था, तो किसके अगेंस्ट है? प्रोविजन ऑफ फंड. और फिर आपको प्रोविजन ऑफ फंड के बारे में 3 लाइन लिख करके चल रहे हैं. सर्टेन एक्सपेंडिचर्स वर मेड विदाउट फॉलोइंग द प्रिस्क्राइब्ड फाइनेंशियल रेगुलेशंस. तो ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको देखना होता है वहां पे रूल्स फॉलो हुए या नहीं हुए. एंड देयर वर इंस्टेंसेस ऑफ अननेसेसरी स्पेंडिंग, यूजलेस स्पेंडिंग. ठीक है, फाइनेंशियल प्रोप्राइटी के नियम का उल्लंघन किया गया है जहां पर that did not align with financial propriety. तो ये क्या है? propriety audit हो गया बेसिकली. अब आप एक बात देख करके चलो, इन लोगों ने क्या कर दिया उसी के पर. फर्स्ट सेंक्शन, सेकंड परफॉर्मेंस, थर्ड प्रोविजन ऑफ फंड, एक सेकंड सेंक्शन, परफॉर्मेंस, प्रोविजन ऑफ फंड, रूल्स. ये तो सामने सामने समझ में आ रहा है. इजी. देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ऑडिट ऑफ बैंक्स पे से क्वेश्चंस आ रहे हैं और बहुत अच्छे से लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं. बट हम लोगों ने वो सारे एनपीए के नॉर्म्स और एवरीथिंग वी हैव ऑलरेडी डन. तो बस इसमें ना सबसे मेन एक ये चीज देख करके चलना कि वो कौन से टॉपिक पर से क्वेश्चन पूछ रहा है. एनपीए पर से क्वेश्चन पूछ रहा है, क्लासिफिकेशन पर से क्वेश्चन पूछ रहा है, कि वो ऑडिट प्रोसीजर्स पूछ रहा है, वो स्टार्टिंग वो लीगल रिक्वायरमेंट्स और उस तरह की चीजें पूछ रहा है, इंटरनल कंट्रोल्स. ये थोड़ा ध्यान रख करके चलना. तो नॉर्मली व्हाट दे पीपल आर डूइंग, वो लोग थोड़ा केस स्टडी टाइप्स का बना के पूछ रहा है. कहता है while conducting the statutory audit of a large branch of KNB Bank for the year 23-24, CA Hema observed that the P&L account of branch reflects interest income
of 80 crores and other income of 5 crores. She also noticed that few borrower accounts at branch have slipped into NPA category in past period as well as in the current year. Which audit procedure should be performed by her to verify reversal of income? Oh, जो accounts NPA में slip कर गया, तो NPA में स्लिप करने से पहले, मतलब NPA कैटेगराइज होने से पहले जब वो स्टैंडर्ड असेट थे, तब तो उनके ऊपर इंटरेस्ट इनकम रिकॉग्नाइज हो रही थी एज एक्रूअल, है ना, एक्रूअल बेसिस पर हो रही थी. बट जब वो एनपीए में स्लिप कर गए तो हो गई कैश बेसिस पे, और जितना पुराना एक्रूअल था उसको या तो रिवर्स कर दिया या प्रोवाइड फॉर कर दिया. सिमिलर वे में जो एनपीए अकाउंट हो गए हैं उन पे जो भी फीस कमीशन एटसेट्रा है उसकी भी एंट्री जो हुई है वो अक्रूवल बेसिस पे तो नहीं हुई है. ऑडिटर नीड्स टू चेक कि उसको भी रिवर्स या प्रोवाइड फॉर किया गया है या नहीं किया गया है, राइट. तो ये आपसे कौन सा वाला नोट पूछ रहा है? जो आपने रिवर्सल ऑफ इनकम वाला नोट पढ़ा हुआ है अपने यहाँ पर जब हम बैंक ऑडिट के एनपीए वाले टॉपिक कर रहे थे. तो एक बार इसका आंसर भी देख लेते हैं. ओके, तो आपको क्या प्रोसीजर्स रख करके चलने हैं? एक तो आपको ये देखना है कि अगर कोई भी एडवांस एनपीए बनता है तो सारा जो इंटरेस्ट अक्रूड इन द पास्ट पीरियड शुड बी रिवर्स प्रोवाइडेड फॉर. और ये तो गवर्नमेंट गारंटीड अकाउंट्स के बारे में भी इनकम रिकॉग्निशन तो उसी प्रकार से होगी. नाउ वैसे गवर्नमेंट गारंटीड एडवांसेस के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटीड और स्टेट गवर्नमेंट गारंटीड की फ्लो चार्ट अलग है, बट वो एनपीए के क्लासिफिकेशन के बारे में है. हाँ, एनपीए में जितनी फीस कमीशन या सिमिलर इनकम है उसका भी अक्रूवल बेसिस पे नहीं होगा. जितना अक्रूवल एंट्री था वो रिवर्स या प्रोवाइड फॉर हो जाएगा पास्ट पीरियड में. अगर कोई रॉन्गली रिकॉग्नाइज्ड इनकम होती है पास्ट में तो उसको भी रिवर्स करेंगे इन लोग, ऑब्वियस सी बात है. और आपको ये भी देखना है कि इंटरेस्ट इनकम अकाउंट में कोई डेबिट्स तो नहीं है, और अगर है तो क्यों है एग्जैक्टली. यू हैव टू सीक एक्सप्लेनेशंस फ्रॉम द मैनेजमेंट इन दिस केस. तो ये आपके वही रिवर्सल ऑफ इनकम वाले पॉइंट्स हो गए. आई हैव अगेन एक्सप्लेन टू यू कि ये रिवर्सल क्यों बोल रहा है वर्ड को. Now, CBC Bank Limited has multiple loan accounts classified as NPA. During the financial year, some borrower made partial payments towards their outstanding dues. However, there were no explicit agreement between the bank and the borrowers regarding the appropriation of these recoveries. Okay, say for example 50,000 rupees का एक installment था, but और उस 50,000 में से मान के चलते 30,000 रुपए टुवर्ड्स इंटरेस्ट सेटल करने थे इन लोगों को और 20,000 रुपए टुवर्ड्स प्रिंसिपल सेटल करने थे. बट इनको पार्शियल रिकवरी हुई ही 35,000 रुपए की. तो पहले ये किसके टुवर्ड्स मान करके चले? टुवर्ड्स इंटरेस्ट मान के चले या टुवर्ड्स प्रिंसिपल मान करके चले? तो कोई एग्रीमेंट नहीं है. तो आपने पढ़ा हुआ है बैंक्स इस बारे में एक पॉलिसी बनाते हैं और पॉलिसी के अकॉर्डिंगली वो लोग इसका अपोर्शनमेंट करते हैं, राइट. सो बैंक शुड फ्रेम अ पॉलिसी कि अगर कोई पार्शियल रिकवरी हुई है, पार्ट में रिकवरी हुई है, तो उसको वो लोग पहले किसके अगेंस्ट सेट करके मान करके चलेंगे, उसी के बेसिस पे उन लोग उसका काउंटिंग करते हैं. और अगर हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बात करें तो वहां पे इवन हमारा जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन है वो भी उसके अनुसार भी वो लोग क्या चीज बना के चलते हैं कि वो लोग नॉर्मली उसको पहले इंटरेस्ट के टुवर्ड्स मान करके चलते हैं. तो आप ही बताओ अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है और वो कैसे कैसे प्रिंसिपल्स लगा के चलेगा. तो ये आपका कौन सा वाला हो गया जो हमने पार्शियल रिकवरीज पढ़ा है कॉन्सेप्ट बुक में, राइट. ठीक है, चलो तो आप बस अपोर्शनमेंट देख करके चलोगे, किसके टुवर्ड्स मान के चलेगा. AS 9 के अकॉर्डिंगली अगर सर्टेनिटी है अकॉर्डिंगली अमाउंट नॉट रिकॉग्नाइज शुड बी अकाउंटेड कि आपको कैसे मान करके चलना है, इनकम कैसे मान के चलनी है. तो इंटरेस्ट इनकम में लेकर के चल सकते हो. बस अगर आप इनकम में लेके चल रहे हो तो बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि वो जेन्युइन इनकम सोर्सेस से हो, जेन्युइन इनकम सोर्सेस हो. ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी दूसरे से लोन लेकर के और उन्होंने आपको यहां पर पैसा पे कर दिया. इट शुड हैव बीन फ्रॉम द जेन्युइन इनकम सोर्सेज एज सच. ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक, एक रिवर्सल ऑफ इनकम वाला हो गया था और एक पार्शियल रिकवरीज वाला. ठीक है, अब आए हम चैप्टर नंबर 11 के ऊपर. तो चैप्टर नंबर 11 में आप लोगों का SE 220 भी है, प्लस आपके पास SQC1 भी, आपके पास थ्रेड्स वाला टॉपिक भी है, थ्रेड्स के सेफ गार्ड भी है, आपके पास में प्रिंसिपल्स भी है, एथिक्स वाली चीजें हैं. नाउ सो CA पुनीत देखते हैं कौन से टॉपिक पर से है ये कैसे 210 टर्म्स वाला भी है. CA पुनीत इज अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ कमला लिमिटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24. The management of Compna Limited has requested the auditor to
change the terms of original engagement. As the company has diversified its business and a few more products have been introduced by the company. तो कंपनी के बिजनेस के नेचर में चेंज आया है, कंपनी ने डाइवर्सिफिकेशन किया, उसने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं. Whether CA Puneet can agree to the request made by the management? तो देखो, यूं तो उसको हर साल अपने टर्म्स को रिवाइज या रिमाइंड कराने की जरूरत नहीं पड़ती. However, if there is a change बिजनेस में आया, उन लोगों के नेचर में आया, उसके एनवायरमेंट को इम्पैक्ट करने वाली चीजों में आया, FRF में आया, राइट, प्लस इसके साथ में कोई ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड में चेंज आया, तो चेंज के केस में या इवन अगर कोई प्रीवियस मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई तो तब तो आप लोग टर्म्स को रिवाइज या रिमाइंड करते हो, आप चेंज कर सकते हो. चलो, अब कहते हैं कौन से सर्कमस्टांसेस में क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है. तो दो चीजें पूछी इसने आपसे SA 210 में से. एक तो आप यहाँ पे चेंज करोगे या नहीं करोगे. सो बिजनेस की नेचर चेंज हुई है, मतलब बिजनेस में चेंज आया है, स्कोप में वो लोग और प्रोडक्ट्स लेकर के आए हैं, तो आप टर्म्स को चेंज कर सकते हो. इट कैन बी अ वैलिड रीजन. और कौन से कारण होते हैं, तो कारण क्या होता है, अगर कोई चेंज आता है तब क्लाइंट बोलता है. अगर कोई प्रीवियस मिसअंडरस्टैंडिंग थी, चेंज मिसअंडरस्टैंडिंग थी, और एक पॉइंट और है आपके पास में, अगर कोई स्कोप लिमिटेशन है, चाहे सर्कमस्टांसेस के द्वारा चाहे क्लाइंट ने लगाया है, तो उसने सारी बातें आपसे पूछ लिया. तो ये तो बहुत आसान सा है. ऑडिटर कोई नया एंगेजमेंट लेटर नहीं बोल सकता, बट अगर कोई सिग्निफिकेंट चेंज आया है नेचर या साइज में, तो वो वन ऑफ द फैक्टर है. सारे फैक्टर लिखने की जरूरत नहीं है, बस. अब आप प्रेजेंट केस स्टडी पर आ जाओ. सो गिवन सिचुएशन में उन्होंने डाइवर्सिफाई किया है न्यू प्रोडक्ट्स, तो चेंज है नेचर और साइज में, इसलिए CA पुनीत उनकी बात को मान सकता है, एग्री कर सकता है और चेंज कर देगा अपने टर्म्स को. और रिक्वेस्ट क्यों आती है, अगर चेंज सर्कमस्टांसेस में हो, कोई पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, या फिर रेस्ट्रिक्शन वाली बात आई हो. सो दिस वाज ऑल. ये आपके सारे के सारे चैप्टर्स में से आपके पास में आ गया. सो दिस वाज ऑल अबाउट द RTP. प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, ये ना हमको एक बार तो करके जानी है. मैंने आपको क्विकली, आप सिलेबस खत्म कर चुके हैं, सब कुछ अच्छे से रिवाइज कर चुके हैं. यू हैव ऑलरेडी सीन, मस्ट हैव ऑलरेडी सीन, अगर जरूरत लगी होगी आपको, जो हमने मैराथन वगैरह अपलोड की हुई है. बट आप कई बार क्या करते हो, लास्ट मोमेंट में ना RTP को स्किप कर जाते हो कि चलो ठीक है अभी टाइम नहीं है. तो जस्ट विद इन 1 आवर आपका एक बार RTP हो गया. अब आप एक काम कर सकते हो, एक बार इसको बैठ करके यहीं पर एक बार फिर से अगर देखने का कोई पॉइंट लग रहा है, तो आप रुक करके RTP में से देख सकते हो, एंड देन इट इज डन एंड डस्टेड. ये आपका कवर्ड है, तो आपको ऐसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. यू कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन योर नॉर्मल कॉन्सेप्ट्स और वो सारी चीज. और ये सब हम करते रहेंगे. इंस्टीट्यूट जनरली नए नए केसेस ऐड करता है, ये सब कुछ. तो अगर कुछ भी चीज है उसको हम लोग करते रहेंगे, एंड एज सच आपका नए नए केसेस करने से एंड ऑल से आपका रिविजन भी होता रहेगा. ठीक है. सो जस्ट कीप ऑन स्टडीइंग वेल, एंड ऑल द वेरी बेस्ट. आई होप ये RTP आपका हो गया होगा अभी अच्छे से. राइट. थैंक यू सो मच.